नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जम्मू में 2-3 एक्टिविटीज़ जो है बहुत तेज़ी से हुई हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो भारतीय कला संगम है, इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था KL सहगल हॉल में जी। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि अच्छा उनका प्रयास था कि तक डोगरी भाषा को आगे लाने के लिए और लोकल जो फोक सिंगर है उनको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जो कॉरपोरेशन है ये हर रोज़ जो है कहीं ना कहीं डिमोलिशिंग कर रही है। इनका जो जैसे कहते हैं पीला पंजा चल रहा है, तो आज भी जम्मू के अंदर उन्होंने बहुत सी डिमोलिशिंग का काम किया और उन पर आरोप है कि वो बिना नोटिस के बिना बताए ही डिमोलिशिंग कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद को एक बार फिर चर्चा में है, जैसा कि वो हमने पहले भी कहा था कि वो जम्मू के अंदर बहुत सक्रिय हैं, लेकिन आज उनको उनके ऊपर जो केंद्र से उनका कांग्रेस जो है उन कमेटी उन पर नज़र रखे हुए है, उन्हें जो डिसिप्लिनरी कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब लग रहा है ऐसा कि उनके ऊपर कोई एक्शन होने वाला है। तो सबसे हम कला संगम, भारतीय कला संगम की बात करते हैं। भारतीय कला संगम एक ऐसी संस्था है जम्मू के अंदर जिसने हमेशा कोशिश की है कि जम्मू जितना भी लोकल जो टैलेंट है उसको उभारा जाए। तो आज इस सिलसिले में उन्होंने KL सहगल में एक प्रोग्राम रखा, तो उसमें जितने भी तो फोक सिंगर थे उनको बुलाया गया और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें उत्साह किया गया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। और ये ऐसे प्रोग्राम जो है भविष्य में भी जम्मू में होने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और कला को बाहर लोगों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो माँ बोली हमारी भाषा है उसके प्रमोशन के लिए ये संस्था बड़ा उल्लेखनीय काम कर रही है और हालांकि हर साल करती आ रही है। 2 साल से दूसरा साल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप था, इसलिए पिछले साल नहीं कर पाए। इनके कार्यक्रम हम अक्सर देखते रहे हैं हर साल। तो जो अपकमिंग बडिंग जो कलाकार हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये बेहतरीन एक मंच है। और आज हमने दोनों कार्यक्रम देखा, बड़ा मन को लुभाने वाला था। जितने भी सिंगर थे, फीमेल या मेल, उन सब ने मन को छूने वाली आवाज़ के साथ डोगरी गीत गाए, फोक म्यूज़िक गाया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अनूठा प्रयास है। हम तो इस संस्था को साधुवाद कहते हैं। जो इनके प्रधान हैं रमेश सिंह चिब हैं, जनरल सेक्रेटरी और अपना शर्मा जगोत्रा जी हैं, रिटायर के एस अफसर हैं, और सुहेल काजमी इसके पैटर्न हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं, जिस प्रकार देवेंद्र सिंह राणा जो चीफ गेस्ट से वो बोल रहे थे कि जिसका पंजाबी का गीत और संगीत ऐसा है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी दीजिए, किसी समय चले आए, चाहे असमिया नागालैंडी समझना हो भाषा, लेकिन उसके पाँव थिरकने शुरू हो जाते हैं। तो पंजाब का विरसा बहुत पुराना है, इसलिए पंजाब को बीट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह है कि अपनी माँ बोली के लिए, और ये भी एक विडम्बना है कि आज हमारे परिवारों में, डोगरी परिवारों में जो है कम ही डोगरी का बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। वो जरूर एक चिंता की बात है, क्योंकि जब हम डोगरा लैंड की बात करते हैं और डोगरी भाषा की बात करते हैं, और वो जो पला सिपाहिया डोगरिया, वो लता जी ने गाना गाया तो रातों रात दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। और आज भी गीत गाया एक फीमेल गायिका ने। तो मन को छूती हैं ये शब्द जो हैं, जिस भी शायर ने लिखा, जिस भी रचयिता ने लिखा। हालांकि पद्मा सचदेव को इसलिए क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लता जी से गवाया था। तो मैं समझता हूँ अपनी भाषा के लिए आदमी को अपनी मिट्टी और भाषा इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि में आप पैदा हुए हैं, मैं देखिए ना, मेरी ये कर्म भूमि है, मेरे को इतना लगाव हो गया है इस जुबान से और कल्चर से। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ के जन्म जिन्होंने लिया उनको तो उनकी तो और ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए। और वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी मीठी भाषा है डोगरी, और डोगरी के प्रमोशन के लिए सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। और ये जो संस्था कर रही है भारतीय कला संगम, मैं समझता इनको साधुवाद, इनके जो प्रधान हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, और तमाम लोगों को जो इस कार्यक्रम को हर साल प्रोत्साहन देने के लिए, डोगरी भाषा के बढ़ावा के लिए अपना लगे रहते हैं। हमने जब भी प्रोग्राम हुए तो बार बार यही कहा कि जब कोई
बड़े फॉर्म पे पर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात आती है जी तो हमें बाहर से कलाकारों को नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि हमारे ये बिल्कुल पिछले इनको आगे, हाँ बिल्कुल, पिछले हम चर्चा भी की थी, बिल्कुल, जो बिल्कुल, ये टूरिज्म वालों ने बिल्कुल, किया, बिल्कुल, बाहर के इतने बिल्कुल। महंगे लाए। अपने लोगों को आप प्रमोट करिए, जितना पैसा उनको देते हैं आधा भी दे दोगे तब भी अपनी कला का पर यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, केवल उनकी वॉइस नहीं, गाना नहीं, वो जो म्यूजिक वहाँ पर कर रहे हाँ, थे, हाँ। जो तबला बजा रहे थे, हारमोनियम था, और तमाम जो बांसुरी जो बजा रहे थे, जितने वहाँ कलाकार थे, जी जी मैं कह रहा हूँ गजब, मन को छूने वाला पूरा माहौल था। 1.5-2 घंटे हम बैठे रहे, लगा ही नहीं कि समय बीत गया। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमारी माँ बोली डोगरी को जरूर प्रमोट करेंगे, लेकिन ये तैयार करना चाहिए हर परिवार में, डोगरा परिवारों को, कि भाई हमने इसमें शर्म नहीं करनी। आप किसी भी सोसाइटी में बैठे हो, अपनी भाषा को ध्यान में रख के बात करनी है। जी जी जी। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अक्सर ये जी। विवादों में रहता है, कभी एक विवाद, कभी दूसरा विवाद, कभी तीसरा विवाद। हम्म। अब आज उन्होंने जम्मू के अंदर 2-3 जगह पे डिमोलिशिंग की है, चन्नी में की है, नानक नगर में की है, और यहाँ लास्ट में गांधी नगर में भी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के वक्त आके उन्होंने डिमोलिश की है, डिमोलिशिंग का काम किया, जब कि दुकानदार को पता ही नहीं है, और क्या वो उनका कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई बताया ही नहीं गया। वो सबसे बड़ी जो शिवाजी चौक में हुई है, डिमोलिशिंग हुई है, उस दुकान को तोड़ने के बाद, उसका शटर तोड़ने के बाद, फिर उसके ऊपर सील करने का नोटिस लगाया गया। सीलिंग बंद, सील किसको करना है? दुकान को तो आप वो खोल के तोड़ के आगे, सील किसको कर रहे हो? तो ये एक ऐसी चीज सामने आ रही है जिसपे ऊपर कॉर्पोरेशन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये जानबूझकर ऐसे कर रही है, और एक बदनामी जो है भारतीय जनता पार्टी के सर पर भी इस पे बिल्कुल, इसमें कोई जरा नहीं। आप देखिए, ये जब से ये चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूँ ये आम लोगों का कहना है, कॉमर्शलाइजेशन तेजी से बढ़ा है। जो सुविधा शुल्क देता है उसके जितना मर्जी वो बना के ले जाए निर्माण, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाके के खिलाफ वर्जी अफसर जो होते हैं, कहते हैं वो अपने कोई ना कोई बिचौली होते हैं, उनके साथ उनका खेल होता है। और जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे आज ये प्रेम कौन से थे, इनकी शॉप, उनको यहाँ इन्होंने पीला पंजा चलाया। भाई, जब अगर आपको ऑर्डर सील का है तो आप सील करिए ना, आप क्यों डेमोलिश कर रहे हैं? मैं समझता हूँ वहाँ कुछ लोग इस बात को लेकर धरना भी दे रहे थे, पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कि आखिर ये कौन सा रवैया कॉर्पोरेशन का। तो आपने ठीक कहा, देखिए ऑलरेडी जम्मू के लोग भाजपा नेतृत्व से खासे नाराज है। कई विषय ऐसे हैं जिसमें जम्मू को नुकसान हो रहा है लगातार इनके आने के बाद। दूसरी सरकारें थी, जम्मू के लोग नाराज भी होते थे, काम भी होते थे, लेकिन ये सिवाय बयान बहादुर है बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व, खासतौर से मैं बार बार कहता हूँ, ये बयान देने में बड़े माहिर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जम्मू के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कारोबारी अगर इस तरह के हमले होंगे या इस तरह का नुकसान हुआ किसी भी तरह का, तो जाहिर है कि जम्मू का नुकसान है। इन दुकानों पे कई मुलाजमत भी करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी जुड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली सरकार को कम से कम, मैं समझता हूँ मोदी सरकार को तक ये बात जान, जो उपराज्यपाल सब चीज़ों को समझे, चीफ सेक्रेटरी समझे कि भाई ये जो चल रहा है सिस्टम, इसमें हाँ अगर कोई इलीगल चीज होती है उस सिस्टम के साथ होनी चाहिए। ये थोड़ा कि आप हथौड़े बजा जिसके मर्जी घर पहुंच जाए हथौड़ा लेके। आरोप जब ये कह रहे थे कि सीलिंग का ऑर्डर है तो आप सीलिंग कर दीजिए, या तो ऑर्डर, या तो आपके पास तोड़ने का ऑर्डर हो तो तोड़िए। जब ऑर्डर सीलिंग का था फिर क्यों पीला पंजा चलाया गया? तो मैं समझता हूँ, हालांकि कुछ जगह अभियान इनके ठीक चले हैं, कुछ लोगों ने बड़ा बयान एंकरेजमेंट कर रखा है, लेकिन हैरान ये है कि चिराग तले अंधेरा। जिन लोगों ने रोशनी एक्ट का उल्लंघन कर जमीनों पे कब्जे किए जबरदस्त बहुमूल्य जमीनों पर, उनके यहाँ तो ना जेडीए जाता है और ना म्युनिसिपल कमेटी जाती है, चूंकि उनका उच्च रसूख है, पॉलिटिकल भी है और उनके पास खुला पैसा भी है, इसलिए उनके यहाँ तो वो ये घुसते तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा नेतृत्व को, चूंकि सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं के नुमाइंदे होम मिनिस्ट्री के, चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी, अगर ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार से मनमानी करेगी तो अल्टीमेटली नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भले रविंद्र राणा के इस बार 50 पार, जी जी जी, ये 25 तब लाए थे जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम का तूफान था पूरे देश में। ये 50 कहाँ चलाएंगे ऐसी करतूतों में? अगर इनको वास्तव में चाहिए जम्मू के वोट तो इनको इन चीज़ों की ओर तत्काल गौर करना पड़ेगा। अगर ये जम्मू इसको नहीं देखेंगे
तो इनको वोट क्यों डालेंगे लोग? बिल्कुल सिवाय कैडर के या कमिटेड वोट पड़ेंगे। आम लोग अगर तरस होंगे तो कैसे वोट पड़ेंगे इनको? ये भी देखने की बात है। तो कांग्रेस की बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसे बहुत दिनों से चर्चा में है, और उनके कुछ साथियों ने पद से भी इस्तीफे दे दिए, और गुलाम नबी आज़ाद हर रोज़ कहीं ना कहीं सभाएं कर रही हैं, और उसको लेकर जो कि कांग्रेस कमेटी है उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। उनको भी लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस के विरुद्ध कोई ऐसा कदम न उठाए और कोई ऐसी कार्रवाई न करे कि जम्मू के अंदर कांग्रेस के टुकड़े हो जाए। तो उन्होंने इससे पहले कि गुलाम नबी आज़ाद और कुछ करे, उन्होंने सबसे पहले जो स्टेप लिया है, उन्हें जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें से कांग्रेस ने बाहर कर दिया है। ये उनका पहला स्टेप है। ऐसा लगता है कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद के जहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उससे उनकी जो केंद्रीय जो अपने कांग्रेस के अंदर है वो खुश नहीं है, और उस पर वो एक कड़ी कार्रवाई करने के नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार सांबा में मनोहर लाल शर्मा मंत्री रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, बिलावर से, और भी नेता थे वहाँ, जुगल किशोर शर्मा, सरूरी, मोंगा वैली से थे, बड़े नेता थे। ये अगर पार्टी आला कमान को चुनौती देंगे तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आला कमान को चुनौती देंगे वो बख्शेगी। आज़ाद को इसलिए मुझे लगता है, गुलाम नबी आज़ाद को जो A.K. एंटनी की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक कमेटी उससे इसलिए बाहर किया गया क्योंकि इनके जो समर्थक जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जो हरकतें करतूतें कर रहे हैं, चूँकि कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि करीब 1.5-2 साल से ये जितने भी नेता हैं आज़ाद समर्थक, ये इवन रजनी पाटिल जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, उनकी बैठकों को भी में आते रहे कहने के बावजूद। तो मैं समझता हूं कि पार्टी आला कमान ने सोच समझ के निर्णय लिया, और पार्टी आला कमान को ये भी मालूम है, खबरें इस प्रकार की भी जा रही हैं, सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस आला कमान पर खबरें हैं कि आज़ाद या तो नई पार्टी का निर्माण कर सकते हैं या बीजेपी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल खेलने में लगे हैं। जी, अब दोनों चीज़ों की तरफ अगर हम देखते हैं जी, गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी का बनाने के मूड में है, सोचते हैं कि नई पार्टी बना सके। जी, दूसरा विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। जी, यहाँ तक नई पार्टी का सवाल है, जम्मू के अंदर, जी, जम्मू कश्मीर के अंदर, जी, और इसको इनका केंद्र बिंदु तो जम्मू ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू के अंदर कोई भी इससे ऐसी पोजीशन में नहीं है, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, ना तो गुलाम नबी आज़ाद की है इस वक्त, ना ही किसी और की है, बिल्कुल, जो अपनी एक पार्टी बनाए और सभी उसकी तरफ खींचे आए। बिल्कुल, ये जम्मू में हो नहीं सकता, बिल्कुल, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबको ये लग रहा है कि पार्टी ये अगर बनाए, पहले तो बनाएंगे नहीं, अगर बनाए तो उनकी पार्टी वहीं पे ठाए ठाए फिश होकर रह जाएगी। दूसरा विकल्प जिसने जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी फ्लड होगी, ओवर फ्लड होगी, वहां पे तो लाइन लगी हो जाने वालों की। अब वहां जाके गुलाम नबी आज़ाद क्या सोचेंगे, समझेंगे कि उन्हें कहीं हायर पोस्ट पे पहुंचाया जाएगा, जबकि 50 साल वो कांग्रेस में रहने के बावजूद भी और कांग्रेस नॉमिनेट होते रहे हैं, मलाईदार पदों पे रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल नॉमिनेट होते रहे, मलाईदार पदों पे रहते हैं। उसका कांग्रेस के नहीं बन हो सके, सगे नहीं हो पाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे स्वीकार करेगी? ये दोनों जो लग रहे हैं मुझे, इनमें से दोनों नहीं हो सकते। ये एक प्रेशर है गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस के ऊपर, ताकि कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बनाए, या उनके नॉमिनेटेड बंदे को प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये विकल्प भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जीए मीर को लेकर भारी नाराजगी चली आ रही है। जीए मीर के बारे में आम शिकायत है, कार्यकर्ताओं को छोड़िए, वो पत्रकारों का फोन नहीं अटेंड करते। वो किस दुनिया में जीते? जम्मू में रहेंगे जहाँ इनका ठिकाना है, लेकिन फोन उठाएंगे नहीं। और जो प्रदेश अध्यक्ष फोन नहीं उठ जाए, फोन तो वैसे रविंद्र राणा भी नहीं उठाते, सुना लोगों के, प्रदेश बीजेपी का जो कुर्सी का नशा है, क्या कर लोगे आप? तो मैं समझता हूं आज़ाद साहब के लिए के ऊपर पूरी सर्विलेंस है, पार्टी देख रही है। क्योंकि मुझे पार्टी सूत्र का नाम हम कभी नहीं खोलते, हाई प्रोफाइल सूत्र हैं, उनका ये कहना था कि आज़ाद के खिलाफ लगातार शिकायतें जा रही हैं। और देखिए, दिलचस्प बात है, मान भी लीजिए 1% कि आज़ाद को मोदी सरकार कहीं एकोमोडेट कर देती है गवर्नर के तौर पर या किसी और विकल्प पर, बाकी जो उनका क्या असर होगा? वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दे तो पार्टी कहाँ से जाएगी? नहीं, इनका क्या होगा? जो जीएम सरूरी है, ये मनोहर लाल शर्मा या जुगल शर्मा, मैं समझता हूँ यही वजह रही है कि ताराचंद जो उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे करीबी वो मान जाते हैं आज़ाद के, गुलाम नबी आज़ाद के, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने दूरी बना के रखी। इस तरह चुनाव वैली से एक नेता है जो कि आज़ाद के बेहद करीब हैं, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया।
वो देख रहे हैं दूर की राजनीति, तो पता है कि जम्मू में हमने राजनीति करी, जम्मू कश्मीर, यहाँ लड़ाई सीधी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है। जी, जी। अब नई पार्टी में जाएंगे, मान लीजिए भाजपा में भी ये लोग अपने इलाकों में जाते हैं, वो ऑलरेडी बीजेपी के कद्दावर नेता बैठे हैं, तो इनको किस गिनती में गिनेंगे? तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद, उनके दिमाग में क्या साजिश चल रही है या प्लानिंग क्या चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली खामियाजा वो तो हो सकता है कि कहीं एडजस्ट हो जाए किधर भी, लेकिन नुकसान इनके जो समर्थक हैं, तलवार उन पे लाजमी तौर पे चलनी दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक उठक बैठक बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, देखिए हर एक राजनीतिक का एक ही एम होता है, मकसद होता है, मैं किसी तरह से चुनावों को जीतूं, बस चुनावों को जीत के मैं कुछ बनूं जाके, तो अपने लोगों का काम आ सकूं या कर सकूं, वो सब चीजें हैं। लेकिन जब एक एक सीट के लिए 4-4, 5-5 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, तो जम्मू के क्या पोजीशन होगी? अगर हम गांधीनगर को लेके बात करें, गांधीनगर में जितने भी नए आ रहे हैं और पुराने बैठे हुए हैं वो सब दावेदार हैं। ऐसे ही हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यही हाल हो रहा है, जो नए आ रहे हैं वो भी दावेदार हैं, पुराने बैठे हुए वो भी दावेदार। मैं आपकी बात को आगे और बढ़ा रहा हूँ, जो आपने कहा ना कि पार्टी नहीं बन सकती। आप देखिए चौधरी लाल सिंह कितने कद्दावर नेता रहे, 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे, और ऐसा नहीं है कि बाकी नेताओं की तरह कार्यकर्ता के लिए जान लड़ाते हैं, और काम भी किए उन्होंने मंत्री रहते हुए। बाकी तो जो बीजेपी के वो मंत्री अवेलेबल ही नहीं होते थे। तो मैं समझता हूँ जब वो अपनी डोगरा स्वाभिमान सभा के जरिए जिन्होंने रसाना कांड को इतना ब्लॉक किया, और उनको आए दिन सुर्खियां बनते थे अखबारों की, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उनको बड़े गिने चुने वोट मिले। तो मैं समझता हूँ आपने ठीक कहा कि पार्टी जम्मू में अगर बात आएगी, या बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि 2 पार्टी जिसका आपने संगठन का नाम, डोगरा संगठन का नाम है, और दूसरा एकजुट है, उन्हें पहले भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, बिल्कुल वो भी लगे हुए हैं अलग सी पार्टी बनाने में, बिल्कुल। तो ये और पार्टी के मुझे लगता नहीं है कि जम्मू के अंदर कोई उसके लिए कोई स्थिति ऐसी है, या तो ये हो कि ये सारे मिलकर कोई ऐसी मूवमेंट चलाएं, जैसे बम बम बोले मूवमेंट थी, वो जम्मू के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन रहा है जो कि जिसमें 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, उसमें केवल हिंदू नहीं मुस्लिम ने भी भागीदारी की थी। तो मैं समझाता हूँ इस प्रकार का जम्मू इसको लेके कोई बहुत बड़ा चुनाव से पहले कोई आंदोलन खड़ा हो, तो तब ये जितने लोग हैं जो जम्मू हितों की बात करते हैं, देवेंद्र सिंह राणा की बड़ी बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका कोई रोड मैप होगा। ये बीजेपी के नेता भी अंदर खाने कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लड़ाई सीधी फिलहाल या कांग्रेस है या फिर या बीजेपी। अगर ये भी आपकी बात मानी जाए तो इसमें से गुलाम नबी आज़ाद भी इस पिक्चर से बाहर ही रहते हैं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।